नमस्कार दोस्तों, एसिकल्प एजुकेशन क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक पर आप ज्वाइन होकर वहां से आप वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक या तो उस पर व्हाट्सअप ग्रुप दिया है एक लिंक, उसको आप ज्वाइन करके वहां पर आप वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपठित गद्यांश। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अपठित गद्यांश, और इसमें लोग अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें काफ़ी प्रश्न उनके गलत हो जाते हैं। अपठित गद्यांश को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, अपठित गद्यांश क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, तो इसके बारे में आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। और 2 अभ्यास सेट इसमें हम आपको हल करवाएंगे। इसके बाद हम 2 से 3 अभ्यास सेट और आपको हल करवाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो अपठित गद्यांश क्या होता है? पहले आपके मन में एक प्रश्न आता है कि अपठित गद्यांश क्या होता है। अब देखिए, ये अपठित गद्यांश जो होता है, इसी को एक और नाम दिया जाता है। इसी को एक और नाम दिया जाता है। तो वो नाम क्या होता है आपका? वो होता है बोध शक्ति। बोध शक्ति एक नाम ये दिया जाता है। ये नाम आपका होता है बोध शक्ति। तो अब इसको जब नाम दिया जाता है, ये आपका बोध शक्ति नाम दिया गया, और इसका अंग्रेजी में जो नाम दिया जाता है वो आपका दिया जाता है कॉम्प्रीहेंशन। क्या दिया जाता है? कॉम्प्रीहेंशन। जो इसका इंग्लिश में नाम दिया जाता है वो दिया जाता है कॉम्प्रीहेंशन। तो 3 नामों से इसको पुकार सकते हैं। एक अपठित गद्यांश, एक आपका होता है बोध शक्ति, और एक होता है आपका कॉम्प्रीहेंशन। अब ध्यान दीजिएगा, अपठित गद्यांश क्या होता है। हमने वाक्यांश के लिए जब एक शब्द पढ़ाया था तो उसमें एक आपको वाक्य मिला था, या वहाँ पर एक शब्द बताना था कि अपठित। अपठित क्या होता है? अपठित के लिए वाक्यांश बताइए, या वाक्यांश के लिए एक शब्द उसमें दिया था। तो अपठित जो होता है आपका, अपठित के लिए यदि वाक्यांश बताना हुआ तो अपठित के लिए आप वाक्यांश क्या बताएंगे? तो जो पढ़ा हुआ ना हो। क्या बताएंगे आप? जो पढ़ा हुआ, जो पढ़ा हुआ ना हो, जो पढ़ा हुआ ना हो। तो अपठित जो होता है उसका मतलब ही होता है जिसको आप पढ़े ना हो। अपठित का मतलब क्या होता है कि जिसको आपने पढ़ा नहीं है, वही आपका होता है अपठित होता है। अब जैसे मान लीजिए, जो आपकी परीक्षाएं होती हैं उसमें किस प्रकार से कहाँ से प्रश्न पूछा जाए, ये आपको कुछ पता नहीं होता है। तो इसकी परिभाषा को देखते हुए, उसके बाद इसको किस प्रकार से इसमें कुछ तथ्य होते हैं, उसको तथ्य को समझते हैं। उसके बाद गद्यांश को हल करने की कुछ विधियां होती हैं, कुछ ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं। तो इन सभी टॉपिक के साथ हम आज आपको अपठित गद्यांश अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो अपठित गद्यांश की सबसे पहले आप परिभाषा देखिएगा। ये आपकी क्या है? एक परिभाषा है। अपठित गद्यांश की ये परिभाषा दी गई है। तो परिभाषा को पहले समझिए। परिभाषा क्या होती है अपठित गद्यांश की? तो अपठित गद्यांश जो होता है, किसी दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पाठक द्वारा प्रतिपाद्य विषय तथा गद्यांश में निहित मूल अर्थ को समझना ही बोध शक्ति या अपठित गद्यांश कहलाता है। जैसे कोई एक आपका यहाँ पर अपठित गद्यांश ये दिया हुआ है, आपने इस गद्यांश को नहीं पढ़ा है। अभी हमने आपको अपठित गद्य का मतलब बताया है, तो इसने आपको ये आपका जो गद्यांश है, इसको आपने नहीं पढ़ा है। अब इसको जब आपने नहीं पढ़ा है तो आपका इसमें जो लेखक हैं, उसके बाद जो इसका संदर्भ है, ये जो प्रसंग बताना चाहता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप इन सब चीज़ों के बारे में जब नहीं पढ़े हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यही जो होता है वो आपका अपठित गद्यांश होता है। अब देखिए, अब इसका जो आप अपठित गद्यांश पढ़ेंगे तो उसको अपने तर्क के द्वारा, अपने बुद्धि शक्ति के द्वारा आपको उसका गद्यांश, उसका गद्यांश का संदर्भ निकालना पड़ेगा, उसका प्रसंग निकालना पड़ेगा कि इस पद्यांश में गद्यांश में या पद्यांश में
कवि या लेखक जो है क्या कहना चाहता है। तो ये होता है आपका अपठित गद्यांश होता है। तो उसमें दिया है कि प्रतिपाद्य विषय अथवा गद्यांश में निहित मूल अर्थ को समझना, इसका जो मूल अर्थ है, मूल कॉन्सेप्ट जो इसका, उसी को जो है समझना क्या होता है आपका अपठित गद्यांश वही होता है। क्या होता है आपका, तो वही आपका अपठित गद्यांश कहलाता है। ये आपका हुआ अपठित गद्यांश। आप एक बार फिर से समझिएगा, अपठित का मतलब क्या होता है, तो अपठित का मतलब होता है जो पढ़ा हुआ ना हो। उसके बाद अपठित गद्यांश क्या होता है कि किसी दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पाठक द्वारा प्रतिपाद्य विषय तथा गद्यांश में निहित मूल अर्थ को समझना ही जो होता है आपका वो बोध शक्ति कहलाता है, या जो होता है आपका अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश, इसमें देखिए बोध शक्ति दिमाग की तार्किक शक्ति जो होती है वही जो आपकी होती है बोध शक्ति कहलाती है। प्रतिपाद्य मतलब क्या होता है, तो प्रतिपाद्य यहाँ पर एक शब्द होता है। प्रतिपाद्य मतलब जो होता है कि विषय, जैसे कोई जब एक अंश दिया हुआ होता है तो उसी को पढ़कर उसका जो है अर्थ समझना ही जो है प्रतिपाद्य कहलाता है। गद्यांश क्या होता है, जैसे कोई गद्य हुआ, एक लेखक के द्वारा लिखा गया एक पूरा पाठ होता है तो उसमें किसी थोड़ा सा जो अंश होता है वही आपका गद्यांश कहलाता है। पाठक का मतलब आप जानते ही हैं, पाठक का मतलब जो पढ़ता है उसको ही पाठक कहा जाता है। निहित मतलब होता है उसके अंतर जो छुपा हुआ जो उसका भाव होता है वो आपका निहित होता है। मूल अर्थ मतलब उसका जो अर्थ होता है। तो इस प्रकार से आपने इस अनुच्छेद मतलब होता है भाग, अनुच्छेद जैसे कोई एरिया है तो इसका इतना जो है अनुच्छेद मतलब इसका जो है भाग है, तो ये जो होता है आपका अनुच्छेद या भाग होता है। ये हुआ आपका अपठित गद्यांश। अब उसके बाद अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य को देखिए कि इसमें महत्वपूर्ण तथ्य में क्या बताया जाता है। अब देखिए जो पहला पॉइंट है उसमें दिया है कि दिए गए गद्यांश का स्तर, विचार, भाषा शैली आदि प्रत्येक दृष्टि से परीक्षा के स्तर के अनुरूप होता है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि दिए गए गद्यांश का स्तर, जो एक गद्यांश का आपका स्तर होता है वो भाषा शैली या प्रत्येक दृष्टि से परीक्षा के स्तर के अनुरूप होता है। जिस लेवल की आप परीक्षा देंगे, जैसे जो छोटी परीक्षाएं होती हैं कोई मतलब निम्न लेवल की होती हैं, तो उसमें जिस लेवल पर, जैसे आपने इंटर के बाद कोई परीक्षा या हाई स्कूल के बाद जो परीक्षा देते हैं तो जो आपका अपठित गद्यांश का जो पूछेगा प्रश्न वो आपका इंटर या हाई स्कूल के लेवल पर ही पूछेगा, उससे उच्च लेवल पर जो है नहीं पूछा जाता है। तो मतलब उसके अनुरूप होता है और प्रत्येक दृष्टि से परीक्षा के स्तर के अनुरूप होता है। उसकी जो भाषा शैली होती है, जैसे आप निम्न लेवल के लिए देख रहे हैं तो आपका जितना IQ लेवल होता है उसके हिसाब से जो है वो पेपर में सेट किया जाता है। तो ये होता है आपका पहला पॉइंट हुआ। अगला आपका है कि दिया गया अवतरण अपठित होता है। यही ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है हमने अभी आपको बताया है कि दिया गया अवतरण आपका क्या होता है, अपठित होता है। इसमें पॉइंट में कुछ बातें जो है नोट करने योग्य हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आपका है कि दिया गया अवतरण जो होता है अपठित होता है, मतलब उस अवतरण को जो है आपने पढ़ा नहीं है, उस अवतरण या जो आपका पद्यांश है या गद्यांश है उसको जो है आपने पढ़ा नहीं है, जिसमें परीक्षार्थी उसके संदर्भ वर्णित विषय, लेखक के नाम आदि से औपचारिक रूप से परिचित ना होते हैं। अब जैसे कोई ये आपका जो है कोई अंश है, कोई पाठ का जो है छोटा सा भाग है, इसके बारे में जो है हमने नहीं पढ़ा है, हमने कभी नहीं इसके बारे में पढ़ा है, तो ना इसके विषय के बारे में हमको कुछ जानकारी है कि इसमें क्या जो है ज्ञान मिलेगा, इसके लेखक के बारे में इसका जो संपूर्ण जो है हम परिचय जो है नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसको जो हमने नहीं पढ़ा है। और ये किसके अंतर्गत आएगा, अपठित के अंतर्गत आएगा कि हमने इसको नहीं पढ़ा है। तो ये जो हुआ आपका दूसरा पॉइंट हुआ। अब तीसरा पॉइंट आपका क्या है कि अवतरण से ही संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न नीचे दिए होते हैं तथा प्रत्येक के 4-5 विकल्प, सॉरी इसमें 5 मिसटाइपिंग हुई है, तो 4 विकल्प उत्तर सुझाव दिए गए होते हैं। परीक्षार्थी को इन 4 विकल्प में से सही उत्तर को उत्तर को चिन्हित करना होता है। अब देखिए ये आपका अवतरण एक हुआ या कोई गद्यांश हुआ। ध्यान दीजिएगा ये आपका कोई गद्यांश हुआ। अब गद्यांश जैसे आपको हम स्लाइड पर ले चलते हैं, वहाँ पर ये जैसे आपका एक गद्यांश है, मान लीजिए ये आपका जो है एक गद्यांश है। अब ये गद्यांश जो है, इस गद्यांश को हमको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। अब यही गद्यांश के बाद इसका जो है प्रश्न पूछा गया है। देखिए इसमें आपके जो है 4 प्रश्न जो है
4 से 5 प्रश्न इसमें दिए रहते हैं। किसी किसी परीक्षा में जो है 4 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, किसी में 5, लेकिन जो अक्षर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है वो 5 प्रश्न होता है, 5 प्रश्नों का उसमें सेट होता है। तो ये जो होता है आपका, यही इसमें जो है 5 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो ये जो होता है आपका, अब अवतरण से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न नीचे दिए होते हैं, जिसमें से 4-5 विकल्प, कहीं कहीं पर देखिए आप ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं पर जो आपके प्रश्न होते हैं वो 4 होते हैं, और अक्सर जो होते हैं आपके वो 5 विकल्प जो है 5 प्रश्न होते हैं। तो प्रश्न जो आपके होते हैं वो 5 होते हैं, और विकल्प उनके जो दिए जाते हैं वो 4 विकल्प दिए जाते हैं। विकल्प कितने होते हैं? तो विकल्प आपके 4 होते हैं। प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? तो प्रश्नों की संख्या जो आपकी होती है वो होती है आपकी 5। प्रश्नों की संख्या आपकी 5 होती है, और विकल्प आपके कितने दिए जाते हैं? तो विकल्प आपके जो होते हैं वो 4 होते हैं। उसके बाद अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो गद्यांश को हल करने की विधि, गद्यांश को हम किस प्रकार से हल करेंगे या उसको बनाने का प्रयास करेंगे, तो गद्यांश को हल करने की विधि क्या होती है? अब गद्यांश को हल करने की विधि, तो देखिए इसमें कई जो है अवस्थाएं आती हैं। जैसे आपके पास परीक्षा जब आप देते हैं तो वहाँ पर आपके पास जो है बहुत कम समय भी होता है, कम समय में भी पद्यांश को हल करना होता है। कहीं कहीं पर होता है जो आपको पर्याप्त समय मिल जाता है, ज़्यादा समय मिल जाता है। तो इसकी जो है कई 2 स्थितियाँ बनती हैं, तो उसके माध्यम से जो है हम यहाँ पर आपको समझाएंगे। तो देखिए आपका जो प्रथम है कि प्रथम चरण को शीघ्रता, प्रथम चरण यहाँ पर अवतरण लिखा होना चाहिए कि प्रथम चरण में अवतरण को शीघ्रता से किंतु ध्यानपूर्वक पढ़कर विषय वस्तु के केंद्रीय भाव को जानने का प्रयास करें। वही जो हमने आपको बताया है कि जो है आपका ये कोई पद्यांश है, तो इसमें जो है इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसमें समझने का प्रयास कीजिए कि कवि आपको क्या बताना चाह रहा है या कवि क्या कहना चाहता है। इस पद्यांश में या गद्यांश में जो है कवि या लेखक जो है आपको क्या बताना चाहता है, क्या जो है उसके माध्यम से जो है आपको क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो ये जो होता है आपका गद्यांश को हल करने की एक विधि होती है। उसके बाद आपका है दूसरे चरण में जो है अनुच्छेद को धीरे धीरे या पूर्ण मनोयोग से नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए पढ़ें। अब देखिए यहाँ पर जो है एक कम समय के लिए है, ये आपका पर्याप्त समय के लिए है कि दूसरे चरण में जो है मान लीजिए आपके पास जो है पर्याप्त समय है, तो अनुच्छेद को भी देखिए, उसके बाद आप एक नज़र जो है प्रश्न को भी देख लीजिए। और प्रश्न का जो रोल होता है वो कम समय में जो है अधिक महत्वपूर्ण रखता है। जैसे आपने प्रश्न एक बार जो है निगाह से देख लिया, अपनी जो है सरसरी निगाह से उसको देख लिया, तो प्रश्न जब आप देखे रहेंगे तो जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो आपका प्रश्न आपके दिमाग में रहेगा कि ये प्रश्न जो है वहाँ पर विकल्प में था, तो वहाँ पर जब अनुच्छेद आपको जो है वो मिलेगा, जैसे ही आप उस स्थान पर पहुँचेंगे जहाँ पर उत्तर है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका उत्तर जो है ये सही होना चाहिए। तो वहाँ पर जो आपका होता है वो विकल्प आपका सही हो जाता है। इस प्रकार और आपका तीसरा चरण क्या है? तीसरे चरण में प्रश्नों के सही उत्तर को निर्देशानुसार अंकित करना चाहिए। प्रश्नों का जो सही उत्तर है उसको जो है निर्देशानुसार, जैसे कहीं कहीं पर होता है कि एक आपको गोला दिया होता है, उसको जो है रंगना होता है, कहीं कहीं पर आपका होता है कि वहाँ पर टिक लगाना होता है, तो उस अनुसार जो है निर्देशानुसार जो आपका उसमें निर्देश होता है उसके अनुसार जो है उसको अंकित करना चाहिए। ये जो है आपका गद्यांश को हल करने की जो है विधि होती है। अभी हम आपको गद्यांश हल करके जो है बताते भी हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका कुछ ध्यान देने योग्य जो है बातें भी होती हैं, तो इनको कैसे ध्यान में जो है रखा जाए। तो ध्यान देने योग्य बातें में आप देखिए आपकी जो पहली पॉइंट है वो है उत्तर अवतरण पर ही आधारित हो, आप अपनी ओर से कुछ भी ना जोड़ें। जैसे कहीं कहीं पर होता है कि जब गद्यांश पूछा जाता है तो उसमें जब उत्तर नहीं मिलता है तो वहाँ पर कुछ जैसे जो लिखित पेपर होते हैं उसमें तो आप जोड़ सकते हैं, लेकिन जो इसमें होता है जो आपका विकल्प होता है उसमें आप नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन जो पेपर जैसे लिखित होता है उसमें भी जो है इसको जोड़ना नहीं चाहिए। जो गद्यांश में आपका उत्तर मिलता है
बस सीमित शब्द में मिलता है तो आप उसको सीमित शब्द में लिखिए। जितना आपका उत्तर सही सुयोग्य वहाँ पर मिलता है उतना ही जो है व्यवस्थित तरीके से आप उसको लिखने का जो है प्रयास कीजिए। आपका दूसरा विकल्प, दूसरा ध्यान देने योग्य बातें क्या है, तो प्रत्येक विकल्प पर विचार करके देखें कि उनमें से किसके अर्थ की संगति संबंधित प्रश्न के साथ सही बैठती है। जैसे आपका जब आपके पास पर्याप्त समय हो तो आपके पास 4 विकल्प हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास जो है 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प हैं तो आप चारों विकल्पों को ध्यान में दीजिए, चारों विकल्पों को आप उसके साथ सेट कीजिए। जो विकल्प आपको सही लगता है और जो विकल्प गद्यांश में सही उत्तर देता है तो उसको जो है आप अंकित कीजिए, तो आपका जो है अपठित गद्यांश जो है बेहतर ढंग से जो है वो बनेगा। तो ये हुआ आपका जो है अपठित गद्यांश किस प्रकार से हल किया जाता है, ये संपूर्ण बातें हुई। अब जो है हम अपठित गद्यांश को कुछ हल करके और उसका उत्तर जो है आपको बताएंगे। तो चलिए अपठित गद्यांश को हम पहले पढ़ते हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि हमारे पास जो है पर्याप्त समय है, तो पर्याप्त समय को ध्यान में रखकर जो है हम इस पद्यांश को हल करेंगे। तो अब देखिए पहले आप इसको पढ़िए। संसार में शांति, व्यवस्था और सद्भावना के प्रसार के लिए बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद, चैतन्य, नानक आदि महापुरुषों ने धर्म के माध्यम से मनुष्य को परम कल्याण के पथ का निर्देश किया, किंतु बाद में यही धर्म मनुष्य के हाथ में एक अस्त्र बन गया। धर्म के नाम पर पृथ्वी पर जितना रक्तपात हुआ उतना ही किसी कारण से नहीं, पर धीरे धीरे मनुष्य अपनी शुभ बुद्धि के धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को समझने लग गया है। भौगोलिक सीमा और धार्मिक विश्वास जनित भेदभाव अब धरती से मिटते जा रहे हैं। विज्ञान की प्रगति तथा संचार के साधनों में बुद्धि के कारण देशों में दूरियां कम हो गई हैं। इनके कारण मानव में घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य, कटुता में कमी नहीं आई। मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है शिक्षा का व्यापक प्रसार। तो अब आपने इसको पढ़ा, इसमें पढ़ा जब आपने, तो इसमें आपको देखना है कि किस जो है लेखक जो है किस जो है भाव को यहाँ पर पिरोने का प्रयास कर रहा है। तो लेखक जो है यहाँ पर शिक्षा का प्रसार करने का जो है बात कर रहा है, शिक्षा का जो है प्रसार के जो होता है उसके बारे में जो है। तो पहले हम विकल्प को देखते हैं। विकल्प में है आपका पहला प्रश्न है, मनुष्य अधर्म के कारण होने वाले अनर्थ को कैसे समझने लगा है। मनुष्य अधर्म के कारण होने वाले अनर्थ को कैसे समझने लगा है। तो अब इसके बाद आप अपने जो है इस पर चलिए। तो मनुष्य जो है यहाँ पर देखिए आपका जो है विकल्प भी देख लीजिए, संतों के अनुभव से। दूसरा है आपका वर्ण भेद से। तीसरा विकल्प है आपका घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य, कटुता से। और तीसरा विकल्प जो है आपका वो है घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य, कटुता से। और चौथा विकल्प आपका है वो है अपनी शुभ बुद्धि से। तो इसमें देखिए आपने जब पढ़ा है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं शुद्ध बुद्धि का जो है प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर जितना रक्तपात हुआ उतना किसी और कारण से नहीं, परंतु धीरे धीरे मनुष्य अपनी शुभ बुद्धि से धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को समझने लगा है। तो शुभ बुद्धि से यहाँ पर देखेंगे आप अपने शुभ बुद्धि से जो है अधर्म को जो है समझने लगा है। तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सही होगा वो होगा अपनी शुभ बुद्धि से। आपका जो चौथा विकल्प इसमें होगा वो आपका सही उत्तर होगा। देखिए आसानी से जो है ये आपका सही हो गया। उसके बाद है विज्ञान की प्रगति और संचार के साधनों की वृद्धि का परिणाम क्या हुआ है। विज्ञान की प्रगति और संचार के साधनों की वृद्धि का परिणाम क्या हुआ है। आपका पहला विकल्प है देशों में भिन्नता बढ़ी है। दूसरा विकल्प है देशों में वैमनस्यता बढ़ी है। तीसरा विकल्प है देशों की दूरियां कम हुई हैं। चौथा विकल्प है आपका देशों में विदेशी व्यापार बढ़ा है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब आपने पढ़ा है कि देखिए धार्मिक विश्वास जनित भेदभाव अब धरती से मिटते जा रहे हैं। विज्ञान की प्रगति तथा संचार के साधनों के कारण वृद्धि के कारण देशों की दूरियां जो है कम होती जा रही हैं। यहाँ पर देखिए देशों की दूरियां कम होती जा रही हैं। तो जब आप एक बार इस अपठित गद्यांश को पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं तो उत्तर जो होता है वो आपको समझ में आने लगता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प जो है सही होगा,
तो यहाँ पर जो आपका विकल्प सही होगा वो आपका होगा देशों की दूरियां कम हुई हैं। क्या होगा आपका? देशों की दूरियां कम हुई हैं। जो आपका तीसरा विकल्प है इसमें वो आपका जो है सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न है आपका कि देश में आज भी कौन सी समस्या है? देश में आज भी कौन सी समस्या है? तो आपका पहला विकल्प जो है वो नफरत की, दूसरा विकल्प है वर्ण भेद की, तीसरा विकल्प है सांप्रदायिकता की और चौथा विकल्प है आपका अमीरी गरीबी की। तो देश में आज कौन सी समस्या अभी जो है तो इसको जो है आप अपने गद्यांश के माध्यम से समझिए कि संसार में शांति व्यवस्था और सद्भावना के प्रसार के लिए बुद्ध। तो यहाँ पर देखिए पथ का निर्देश, उसके बाद धर्म और उसके बाद इधर देखिए तो धरती पर मिटते जा रहे हैं विज्ञान की प्रगति, संचार के साधनों में बुद्धि के कारण देशों की दूरियां कम हो गई हैं। इसके कारण मानव में ईर्ष्या वैमनस्यता कटुता में जो है कमी नहीं आई। यहाँ पर देखिए आप वैमनस्यता ईर्ष्या इसमें कमी नहीं है। मानवीय मूल्यों के महत्व को प्रति जागरूक उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है वो है शिक्षा का व्यवसाय, तो शिक्षा का प्रसार। तो इसमें ध्यान दीजिएगा जो आपका देश में कौन सी समस्या है तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वो आपका होगा वर्ण भेद। ये जो आपका कटुता ये सब जो समस्या आती है ये वर्ण भेद में आती हैं। तो इसमें आपका जो उत्तर सही होगा वो आपका होगा वर्ण भेद। अगला है आपका कि किस कारण से देश में मानव के बीच घृणा ईर्ष्या वैमनस्यता एवं कटुता में कमी नहीं आई? किस कारण से देश में मानव के बीच घृणा ईर्ष्या वैमनस्यता एवं कटुता के कारण जो है कमी नहीं आई है? तो अभी किस कारण नहीं आई है तो अभी आपने इस प्रश्न को देखा, इस यहाँ से भी आप लगा सकते हैं। प्रश्न में भी उत्तर जो है छिपा होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि वर्ण भेद, आपने एक प्रश्न देख लिया, यहाँ पर तुरंत आपका जो उत्तर हो जाएगा वो वर्ण भेद हो जाएगा। आपको खोजने की भी ज़रूरत नहीं, आपका समय भी बचा। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन क्या है? आपने एकदम अंतिम लाइन में जो है पढ़ा है कि शिक्षा का व्यापक प्रसार। क्या है? शिक्षा का व्यापक प्रसार। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है वो आपका सही हो जाएगा। आप लोग उत्तर भी देख लीजिए इसमें कि शिक्षा का व्यापक प्रसार जो है एकमात्र साधन है जो है जागरूकता उत्पन्न करने का। तो यहाँ पर आपका जो है ये चौथा विकल्प उसमें जो था वो आपका जो है सही होगा। उसके बाद एक सेट और हमने लिया है, इसको जो है इसको मान लीजिए जो है हमने हमारे पास कम समय है, कम समय में हमको इसको सॉल्व करना है। तो कम समय में किस प्रकार से सॉल्व करते हैं तो पहले आप प्रश्न को आप पढ़ लीजिए। मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उसके बाद प्रत्येक समस्या अपने साथ लेकर आती है। समस्त ग्रंथों और अनुभवों का निष्कर्ष है। मानवीय शब्द में मूल शब्द में प्रत्यय क्या है? उसके बाद आपका एक प्रश्न और बढ़ता है, संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए आवश्यक है। तो ये जो है आपका प्रश्न हुआ। अब इसके बाद आप इसको पढ़िए। संघर्ष के मार्ग में अकेला ही चलना पड़ता है, कोई बाहरी शक्ति आपकी सहायता नहीं करती है। कोई बाहरी शक्ति जो है आपकी सहायता नहीं करती है। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन आपकी मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है। अब इसमें देखिए परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन। अब अपने प्रश्न पर चलिए। मनुष्य को संघर्ष करने में जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कौन करते हैं? तो आपने पढ़ा कि परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन, ये तीन जो हैं आपको मनुष्य को जो है संघर्ष कर और जो है जीवन में सफलता प्राप्त करने के जो है मार्ग हैं उनको जो है प्रशस्त करते हैं। तो इसमें आपका चौथा विकल्प जो है आपका सही होगा। उसके बाद आपका है प्रत्येक समस्या अपने साथ लेकर आती है। प्रत्येक समस्या अपने साथ लेकर आती है। तो अब इसमें पढ़िए तो आप यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद दो महत्वपूर्ण तत्व स्मरणीय है। प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। यहाँ पर देखिए संघर्ष लेकर आती है। तुरंत आपका उत्तर जो है पहला विकल्प सही है, संघर्ष। अगला प्रश्न है आपका समस्त ग्रंथों और अनुभवों का निष्कर्ष है। समस्त ग्रंथों और अनुभवों का निष्कर्ष है। तो इसमें आपका है संघर्षों से डरना या विमुख होना मानव धर्म के प्रतिकूल है, अपने विकास को बाधित करना है। और आपका चौथा विकल्प जो है उपयुक्त सभी है। तो इसमें आप देखिए समस्त ग्रंथों और अनुभवों का निष्कर्ष क्या है। तो उसके बाद आप यहाँ से बढ़िए
निहित होती है। एक अध्यापक छोड़ने वाले छात्र को यह संदेश देता है कि तुम जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं से संघर्ष करने का अभ्यास करना होगा। हम कोई कार्य करें, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का संकल्प जो है सफलता कभी निराश नहीं करेगी। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर इसमें होगा, जो आपने पढ़ा कि समस्त ग्रंथों एवं अनुभवों का निष्कर्ष है, समस्त ग्रंथों और अनुभवों का निष्कर्ष क्या होता है, तो संघर्षों से डरना या विमुख होना अहितकर होता है। ये भी जो है आपके लिए, अब जैसे कोई संघर्ष आया आपके जीवन में, कोई परेशानी आई तो आप उससे जो है विमुख हो गए या जो है आपके लिए अहितकर होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। मानव धर्म के प्रतिकूल है, अपने विकास को बाधित करना है। तो आपका जो समस्त ग्रंथों या अनुभवों का निष्कर्ष होता है वो ये सभी होता है, उपयुक्त सभी। इसमें जो आपका उत्तर होगा वो आपका होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा आपका, तो इसमें आपका सभी जो है विकल्प सही है। उसके बाद मानवीय शब्द में मूल शब्द में प्रत्यय है, तो इसको आप अपने शब्द अपने भी मानव कर दीजिए, उसके बाद ई कर दीजिए। ये इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है वो आपका सही उत्तर है। उसके बाद आपका प्रश्न है, संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए आवश्यक क्या है। संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए आवश्यक क्या है। तो संघर्ष रूपी जो विजय रथ पर चढ़ने के लिए प्रत्येक समस्या संघर्ष लेकर आती है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर है वो है आपका संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए क्या आवश्यक है, तो दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और साहस। ये जो है आपके तीन जो हैं वो संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए जो है आवश्यक होते हैं। तो इसमें आपका जो है तीसरा विकल्प हो जाएगा। हमने जो है आपको समझाया, इसलिए जो है ज़्यादा समय लगा। जब आप परीक्षा में एकाग्र होकर आप अपने प्रश्न पर ध्यान देंगे तो आपका प्रश्न जो है जल्दी से सॉल्व होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आप लोग अपना सहयोग ज़रूर दें, जिससे कि हम आप लोग के लिए अच्छी जो है वीडियो ला सकें। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।